आप पहले ड्रामों में आया करते थे, काफी आते, आजकल बहुत कम नजर आ रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? आपको कम नज़र आ रहा होगा। आज से 30 साल पहले मैंने ये फैसला किया था कि मैं सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल एक्टिंग करूँगा। आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं बहुत तेजी से बन रहे हैं, पहले के काम में और आजकल के काम में क्या फर्क देखते हैं आप? यहाँ पर भी तरक्की हो चुकी है, इक्विपमेंट चेंज हो चुके हैं, अब प्रोफेशनली काम होता है और ज़्यादा संजीदगी से होता है। जब पैसे मिलते हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। ये भी होता है ना, जैसे एक आया बंदा आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता तो वो घुसता है, जो किरदार मिलते हैं पैसों की वजह से कंप्रोमाइज करते हैं। तो कारोबार के लिए, इस फील्ड में आने के लिए ना 3 चीज़ों की बड़ी अहमियत है। माल, जमाल, कमाल। राइट, क्या बात बोली आपने। आप एक्टिंग में आए, शौक था? मैं एक्टर नहीं था। उस टाइम पे जब आपने एक्टिंग शुरू की, उतार चढ़ाव कितना देखा? मैंने भी कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं गुजारी। कभी मेरे पास पैसे होते थे, कभी बिल्कुल नहीं होते थे। अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे, पैसा बेशुमार दे दे, सही है सर? अल्लाह करे और इंशाल्लाह नई जनरेशन में किसी को देखते हैं आप, यार ये मुकाम बनाएगा, वो पाकिस्तान का सुपरस्टार बनेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है विक्की खान और आप लोग देख रहे हैं विकीपीडिया शो। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अदाकार नहीं, करेक्टर अदाकार है, मंजे हुए एक्टर, जिनकी मैं क्या ही तारीफ करूं। ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बेहतरीन इंसान, साफ दिल के मालिक, जिनका नाम है राशिद फारूकी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। सर आजकल क्या चल रहा है, ये बताएंगे कुछ ऑडियंस को? आजकल काबिल ज़िक्र तो एक चीज़ है मेरी, जो एक फिल्म है, फीचर फिल्म है। अच्छा। जो कि बायोपिक है। आपको पता है मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता, या मुझे ऑफ़र ही नहीं होती। बहरहाल एक बायोपिक है, एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एथलीट्स पर मबनी, उसकी ज़िंदगी पर, और उसका नाम है अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक, फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया उनका लक़ब था। तो फिल्म के साथ शायद अभी ये वर्किंग टाइटल है, मुझे नहीं पता कि ये टाइटल क्या होगा, लेकिन अभी हम वर्किंग टाइटल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें है अब्दुल खालिक फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। ये रिलीज कब हो रही है ये फिल्म? बहुत मुमकिन है कि ये अगले साल रिलीज़ हो। अगले साल हो। अच्छा, आजकल ये बताइए फारूकी साहब कि आप पहले ड्रामों में आया करते थे, काफ़ी आते, आजकल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? आपको कम नज़र आ रहा होगा। अच्छा। क्योंकि बुनियादी तौर पे मैं यही काम करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। आज से 30 साल पहले मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल एक्टिंग करूँगा, और मैं इसी प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ पिछले 30 साल से, और मुस्तकिल मैं ड्रामे करता हूँ। अभी भी मैं 2-3 सीरियल कर रहा हूँ। अच्छा। इसके अलावा ये फ़िल्म है, फिर एक शॉर्ट फिल्म है जो एक थीसिस फिल्म है शायद। तो काम होता रहता है। पहले आप पीटीवी में थे? मैं पीटीवी में कभी भी नहीं था। अच्छा, कभी नहीं था पीटीवी में। तो आपने, आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं बहुत तेजी से बन रहे हैं, जी जी। क्योंकि हर चैनल पे ड्रामे ड्रामे हर जगह। पहले के काम में और आजकल के काम में क्या फर्क देखते हैं आप? जाहिर है पहले जो काम होता था वो कम रिसोर्सेज के साथ होता था जी। और इस फील्ड ने तरक्की भी नहीं की थी। अब यहाँ पर भी तरक्की हो चुकी है, इक्विपमेंट चेंज हो चुके हैं, अब प्रोफेशनली काम होता है और ज़्यादा संजीदगी से होता है, क्योंकि इसका बिज़नेस होता है तो ये ज़्यादा संजीदगी से किया जाता है। सबको इसके पैसे मिलते हैं तो इससे लोग वाबस्ता हो गए, और जब पैसे मिलते हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। जो प्रोड्यूसर होता है वो फिर काम भी लेता है। और इसमें जो लोग आते हैं वो भी सिर्फ सिफारशी बुनियादों पर नहीं आते। आपके अंदर कुछ ना कुछ होता है तो आप आगे आते हैं, और फिर एक आध ड्रामा करने के बाद आपकी सलाहियतों का जब दूसरों को इल्म होता है तो फिर आपको दूसरे भी काम देते हैं, और इसी तरह ये कहानी चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि, मेरी ये राय, जैसे कि एक ड्रामा कर रहा होता है जैसे बहन का या भाई का, उसको उसी तरह के रोल मिलते हैं जैसे साइड, और एक हीरो होता है तो उसको हीरो के तौर पे रोल मिलते हैं, ये छाप लग जाती है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे कि इसे कह लें कि ट्रेंड बन जाता है जी। एक आर्टिस्ट को अगर उसने कोई रोल बहुत अच्छा किया होता है तो फिर उसी तरह के रोल और ऑफर हो जाते हैं।
अब ये आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है, वो उनमें से चाहे तो मुंतखब करके अपने लिए मुख्तलिफ किस्म का कैरेक्टर ढूंढे। अगर आप चाहते हैं कि आर्टिस्ट मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में नज़र आए तो इसमें आर्टिस्ट सफ़र करेगा। उसे एक कैरेक्टर करने के बाद तकरीबन कोई साल के बाद दूसरी तरह का कैरेक्टर, जब उसकी कोई चीज़ें ऐसी मार्केट में आएंगी या लोग उसे ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसमें वो मुख्तलिफ नज़र आएगा, तो उसे मुख्तलिफ कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो यही होता है, शुरू में यही होता है। लेकिन ये भी होता है ना, जैसे एक आया बंदा आर्टिस्ट बनना नहीं चाहता तो वो घुसता है, जो किरदार मिलते हैं पैसों की वजह से कंप्रोमाइज करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन उसी तरीके से करते 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 कोई हीरो पे लग गया तो हीरो बन गया। देखो इस फील्ड में जी, हीरो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कैरेक्टर रोल करने वाला इम्पोर्टेंट है। सही। हीरो भी बिकता है। अब ये फील्ड समझ लो कमर्शियल हो चुकी है, जी, तो इस पे कारोबार होगा। तो कारोबार के लिए इस फील्ड में आने के लिए ना 3 चीज़ों की बड़ी अहमियत है, जो आपके अंदर कोई एक खुसूसियत ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा। एक है माल, आप मालदार हो तो, अच्छा, माल हो तो, अगर माल है तो सही। या फिर जमाल यानी कि आप खूबसूरत हो तो, अच्छा, माल। या फिर कमाल, कमाल। कि आपके अंदर कोई अदाकारी की ऐसे जौहर हों जिन्हें लोग देखें और वाह वाह करें। क्या बात, माल, जमाल, कमाल, राइट। क्या बात बोली हमने तीनों। आप एक्टिंग में आए, शौक था या शुरू से आए? क्या मतलब कि एक होता है ना यार, ये मुझे जुनून की हद तक था। शुरू में जी सर। मैं एक्टर नहीं था। अच्छा। मैंने थिएटर शुरू किया था शौकिया। शौकिया। उस थिएटर में मुझे मज़ा आया करने में, और मुझे लगा कि मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसमें, और मैं कॉन्फिडेंट भी हुआ एज ए शख्सियत। तो मैंने एक वक्त पे फैसला किया कि अगर मैं सारी ज़िंदगी के लिए ये प्रोफेशन अपनाऊँ, मेरे पास कोई हुनर नहीं था। थिएटर में करता था शौकिया, उससे अलावा मैं मुख्तलिफ जॉब से अपनी अर्निंग करता था। फिर एक वक्त पे मैंने फैसला किया कि आज के बाद, मैंने एक ड्रामा किया टेलीविज़न का, वो पॉपुलर हुआ, यानी वो पाकिस्तान का पहला सोप था। उसका नाम जाल था। और एक हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर थे गज़नफर अली साहब, उन्होंने एक इदारा बनाया था कंबाइंड प्रोडक्शन, उन्होंने मुझे चांस दिया और वो ड्रामा बहुत अच्छा हुआ। और मुझे 1 साल तक वो ड्रामा चलता रहा। अच्छा, 1 साल तक चला कंटिन्यू, वो रोज़ाना आता था। तो उससे मुझे हर महीने की अर्निंग भी होती थी उस टाइम पे। और इस टाइम पे पहले आपका चेक कितने का था? मुझे उस प्ले के एक किस्त के 1500 रुपये मिलते थे। 1500 रुपये, जो मेरे लिए काफ़ी थे। काफ़ी थे उस टाइम। कितने साल पुरानी बात है ये? ये हो गए इस बात को 95 की ये बात है, तो अब 2025 चल रहा है, मेरे ख्याल में 30वां साल होगा ये। और ये बात है, 30 साल आपने इसको दे दिए। जी। तो आप फुल टाइम अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, कोई बिजनेस इसके अलावा कुछ नहीं करते? मैं कुछ नहीं करता सिवाय एक्टिंग के। ये उस वक्त ही डिसाइड कर लिया था मैंने जिस वक्त मैं इस प्रोफेशन में आया था, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र यह है कि जब आप किसी काम को देर तक करते हैं तो फिर उसमें महारत हासिल हो जाती है, आप अपनी छाप डाल देते हैं। यानी हमारी शख्सियत, हम जो प्ले कर रहे होते हैं वो बेसिकली हम अपनी शख्सियत को प्ले कर रहे होते हैं ना, जो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है। और उसी वो जो हमारी अक्ल और समझ होती है, उसी से तो हम उस किरदार को समझते हैं। जितनी गहराई हमारे अंदर होगी उतनी ही हमारे किरदार में भी पैदा होगी। उस टाइम पे जब आपने एक्टिंग शुरू की, उतार चढ़ाव कितना देखा? फाइनेंशियली कोई उतार चढ़ाव देखा? क्योंकि उस टाइम पे इतने पैसे नहीं मिलते थे, जहाँ तक मुझे पता है। इस पे आग रोशनी डालें कि उस टाइम आपने कैसे सरवाइव किया? यही जिसे कहते हैं स्ट्रगल। जी, यही है वो स्ट्रगल कि आपको किसी काम को अगर आपने मुंतखब किया है, आपने कोई फ़ैसला किया है, तो आप उस फैसले पे कायम हैं। और उसमें जब आपको मुश्किलात आ रही हैं उसके बावजूद आप कायम हैं, तब आप उससे निकल जाएंगे। मैंने भी कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं गुजारी, फाइनेंशियली बता रहा हूँ। जी, जी। कभी मेरे पास पैसे होते थे, कभी बिल्कुल नहीं होते थे। उस टाइम कैसे कर क्या होता था? मतलब क्या होता था, मुझे सहारा मिला। अच्छा। जिस इदारे के साथ मैं काम करता था, मैंने उन्हें जाके बताया, सर मैं प्रोफेशनल एक्टर बन गया हूँ, पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें इतनी वो देंगे सपोर्ट कि तुम किरदार अगर नहीं भी कर रहे हो जी, तो तुम कंपनी से एडवांस पैसे ले लिया करो। अच्छा। इतने जिसमें तुम्हारा गुजारा हो जाए, फिर हम तुम्हें काम देंगे और पैसे रिकवर कर लेंगे। सही।
तो इस बुनियाद पे मैंने उस कंपनी के साथ काफ़ी अरसे तक काम किया। मुझे एक सहारा मिल गया। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं उनके पास चले जाता था, जब पैसे नहीं है सर बहुत बुरी हालत, उनके थोड़े से पैसे वो दे देते थे और मेरा गुजारा हो जाता था। फारूक साहब, इसी से एक ये बात निकलती है, उस टाइम पे आपको आइडिया था यार पैसे कभी मिलेंगे कभी नहीं, मतलब जब करदार करते रहेंगे पैसे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ यार इस काम में पैसे मतलब के मिलते हैं या नहीं मिलते, कभी दिल चाहा यार फाइनेंशियली तौर पे मैं स्ट्रांग नहीं हो पा, कभी ये चीजें जहन में आई? बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब तक मैं अकेला था तो मुझे अपने लिए रोज़ी पैदा करनी थी, तो मैं उसमें बहुत कम पैसों में भी गुजारा कर लेता था। जब मैंने शादी की और फिर मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई, तब मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई और ज़रूरियात भी बढ़ गई। तो अब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने डिसाइड किया यार मैं नौकरी वोकरी करता हूँ। तो मैं नौकरी ढूंढने गया, तो मुझे एक मसाला सप्लाई करने की गाड़ी के साथ सेल्समैन की जॉब मिली, जिसमें मुझे कमीशन भी मिलना था। तो वो मेरी वाइफ थी, मैंने उन्हें आके बताया कि भाई मुबारक हो, मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं मसाला सप्लाई करूँगा गाड़ी के साथ और मुझे कमीशन भी मिलेगा। तो उन्होंने कहा यार तुम एक्टर हो और तुम्हारी वालदा ने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे एक एक्टर दिया है शादी करके, अब अगर तुम मसाला बेचने लगोगे तो वो कहेंगे कि अबे भाई हमने तुम्हें एक्टर दिया था, तुमने उसे किस काम पे लगा दिया, तो तुम ये नहीं करो। मैंने कहा फिर मुश्किल है ज़िंदगी, तो क्या करूं? कहने लगे इसी तरह जिस तरह तुमने सोचा है, जिस तरह तुम चाहते हो बिल्कुल इसी तरह करो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारे अंदर इसका रोमांस है तो तुम कामयाब हो जाओगे। थोड़े ही अरसे में मुझे काम मिलना शुरू हो गया। अब मेरे पास ये मसला था कि यार काम तो मिल रहा है, अब मैं सोचने लगा कि आगे भी मिलता रहे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं काम इस तरह करूं कि ये लोग मजबूर हों मुझे और काम देने के लिए, खुद देने में। हाँ, तो मैंने जो कुछ भी सीखा था मैंने अपने कैरेक्टर्स में ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया और उसे ज़्यादा मेहनत से करना शुरू किया, जिसका मुझे फल मिलना शुरू हुआ। और मुझे कैरेक्टर एक के बाद, मैं हमेशा यही सोचा कि ये किरदार करूँगा तो अगला मिलेगा। अच्छा। और नीयत मेरी यही होती थी कि बस इससे ही रोज़ी कमा के खानी है और अपने बच्चों को खिलानी है, अपनी फैमिली को खिलानी है। कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें आपकी क्या राय, जो पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं हमारे जो टॉप लेवल असल पैसा जो बनाते हैं सर 10, 12, 15, उसके बाद जो नीचे आर्टिस्ट आते हैं उनको इतना पैसा बनाते ही नहीं, इसमें क्या रीजन है? पैसे थोड़े थोड़े से शुरू होते हैं जी। मुझे भी पहले बहुत थोड़े मिलते थे, फिर थोड़े से ज्यादा होने शुरू हुए, फिर थोड़े से ज्यादा होने शुरू हुए, अब ज्यादा हो गए। अच्छा। ठीक है, अब अगला स्टेप मेरा भी बहुत ज्यादा का होगा। अच्छा। ठीक है, इसी तरह जो भी आर्टिस्ट पैसे कमाते हैं जी, उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई होती है, तब वो वहां पहुंचते हैं। हम उन्हें यहां देख रहे हैं कि वो बहुत पैसे ले रहे हैं जी, हम उन्हें वहां नहीं देखते जब वो पैदल चल रहे होते हैं जी, जब वो स्टूडियो के चक्कर लगा रहे होते हैं जी, उनके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होते, वो इस स्ट्रगल से गुजरते हुए वहां तक प्रोसेस होता है। तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो उसकी एक वजह है, उन्होंने टाइम लगाया तो पैसे कमा रहे हैं। तो इसमें आपके ख्याल से नसीब का कितना, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अब जैसे न्यू आर्टिस्ट हैं आते हैं 4-5 साल में मतलब छा जाते हैं, इसमें नसीब का भी बहुत हाथ है। नसीब या लक जी, इस पे बिलीव नहीं करता। अच्छा। मैं प्योर स्ट्रगल पे बिलीव करता हूँ। अच्छा। किसी भी काम में। अच्छा। इस काम के अलावा भी कोई भी काम हो, जब मैंने आपको बताया कि मेरी पूरी लाइफ जो है स्ट्रगल बेस्ड है जी, कि मुझे रुकना है, मैंने सोचा हुआ है, मैंने अपना गोल तय किया हुआ है, उस गोल के मुताबिक मुझे वहां पहुंचना है, तो वो जो रास्ता है उसे मैं बहुत तन्देही से और बहुत ईमानदारी से और मेहनत से अबूर करूंगा, तभी मैं वहां पहुंचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर आदमी के नसीब में होगा तो वो उसे मिलेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। आपको एक काम आता है, अब उस काम को हासिल करना है तो आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। जैसे आजकल एक लड़की है जिसने वो पार्टी की एक वीडियो डाली, पार्टी हो रही है, गाड़ी खराब है, पार्टी हो रही है, वो वायरल हो गई। ये लक था, ये नसीब था। ठीक है, अब वो लड़की बाकायदा ड्रामा में काम कर रही है, ऐसा ही है, तो मशहूर तो हो गई। अब उस शोहरत को उसने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब वो ड्रामों में है तो वहां उसे काम करना पड़ेगा ना यार। ऐसा ही।
अगली दफा हर दफा ये नहीं होगा, हर बार तुक्का नहीं लगेगा। शोहरत मिल गई। एक लड़की जिसने एक डांस किया था छोटा सा, वो वायरल हो गया था, वो जो- एकदम से पॉपुलर हो गई, जी। एकदम से गायब हो गई, गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो क्योंकि काम नहीं था, सही। कुछ किया नहीं था, गए। जी मतलब एक्टिंग से ताल्लुक नहीं था। तो वो कितनी देर तक वो एक डांस चलेगा, अगला डांस वो कर देती या कुछ और ऐसा करती जो और ज्यादा वायरल होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, काम करना पड़ता, एफर्ट करनी पड़ती, वो भी शायद हो जाता। मशहूरी, आपका कहने का मतलब मशहूरी तो मिल जाती है एक चीज से, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ी बात है, ऐसा ही है। बिल्कुल, उस शोहरत को अपने पास रखने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ख्याल से इंडस्ट्री मेहनत के पैसे देती है जैसे आर्टिस्ट को, या नहीं? एक होता है ना, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात जी, करूंगा। जी, जी। फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ, 30 साल हो गए मुझे जी ड्रामा इंडस्ट्री में। ड्रामा करता हूँ, फिल्म करता हूँ, कमर्शियल करता हूँ, रेडियो भी किया है, जी थिएटर भी किया है। जी। आज तक मेरा 1 रुपया किसी ने नहीं खाया। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था पैसे तो मिलते हैं, मतलब उस एफर्ट के जितने ही पैसे मिलते हैं, फर्ज करें आप डिजर्व करते थे, नॉर्मल ये बात करो, आप डिजर्व करते हैं ये 5 लाख, यार ये मेरे मेहनत के इतने, मुझे 5 लाख मिलने चाहिए, ये और मिले 2 लाख, मतलब उन्होंने आपसे 2 लाख में तय कर लिया, तय करके हुई बात। मतलब मेरा ये मतलब था, आप दिल में आता है यार ये काम 5 लाख का था, लेकिन यार कर दो। अब इसमें भी बात को अगर वसी करें जी। तो इस तरह है कि मुझे काम की जरूरत है, अच्छा, राइट, सही उसे मेरी जरूरत है, सही। उसके पास इतना बजट है, जी उसने कैलकुलेट किया हुआ है, जी। प्रोड्यूसर ने, सही। वो मुझे ऑफर कर रहा है, जी आप ये रोल करेंगे जी तो इतने पैसे मिलेंगे। सही। मैं सर ये तो कम है, आप कितने लेंगे? मैंने बढ़ा के बता दिए। जी उसने कहा यार इतने नहीं देंगे, इसने इतने देंगे। अब ये हो रही है हमारी बातचीत हो रही है, उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इतने में ये काम होगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, बस अब मुझे पता है मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो ये बिल्कुल राइट तरीका है। ये उसने मेरे पैसे नहीं खाए, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं, मुझसे इजाजत लेके कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मैंने ओके किया है तो उसने मुझे काम दिया है। आपको वो ओके कर दे तो आपके उतने पैसे हैं, वो आपको ऑफर करते हैं जी, आप उससे डबल पैसे मांगते हैं, डबल, वो डबल भी देते हैं क्योंकि आपकी जरूरत है। जरूरत। अच्छा, ये आइडिया हो जाता है, ये मुझे, मैं अब मेरी यहाँ पे बात मेरी चलनी है, ये आइडिया हो जाता है। इतने साल हो गए यार, ये वाला प्रोजेक्ट है, अब इधर मेरी बात चलनी है, थोड़ा भरम से रहना। आप अगर अक्लमंद आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है तो आपको पता होता है कि आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पे इस काम के इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आप उससे थोड़े से ज्यादा पैसे मांगते हैं, फिर वो उतने पे आ जाते हैं, मतलब पे आ जाते हैं। आजकल जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे मैं फिरदौस जमाल को बोलते हैं ना यार, मैं उनको पाकिस्तान में उनसे बड़ा अदाकार नहीं। अब जो सीनियर, अब वो बिल्कुल ऐसी गुमनाई की जिंदगी में है, उसमें आपको क्या कहते हैं, जितने सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, कोई बहुत बड़े नाम होते हैं, उनको मैं दिल से चाहता हूँ। नो डाउट फिरदौस जमाल एक ग्रेट आर्टिस्ट है। मैं बचपन से उनका फैन हूँ, जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ। शायद मैं उस वक्त बचपन ना हो, मेरा लड़कपन हो, लेकिन बहरहाल मैं जब से देख रहा हूँ आज तक मुझे उतने ही पसंद है। अब क्या होता है, दूसरी चीज क्या है जी, दूसरी चीज है कोई काम, उनको काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा जी, उसकी बहुत सारी वजूहत है। हो सकता है कि उनका बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा ना हो, मतलब अपने फनकारों के साथ जो सब देख रहे हैं जी, तो उनके बारे में लोग अच्छी राय नहीं रखते हो कि ये गुस्सा कर देते हैं तुम जो। हो सकता है वो प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम देते हो सकता है कि हमारी इंडस्ट्री में उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैल जाए, तो आपकी शख्सियत मुतासिर हो गई जी। आपका फन मुतासिर नहीं है, फन आप, टैलेंट आपका वही है। फन आप जितने उम्र के जितनी मंजिल तय करते रहेंगे, फन आपका तरक्की करता रहेगा, क्योंकि आप मिच्योर हो गए। अब आप अगर अखबार पढ़ते हैं, आप यानी आप बाखबर रहते हैं, आप बाकायदा हाजिर रहते हैं हर चीज़ों में, जैसे आप फिल्म्स देखते हो, आप कैरेक्टर के बारे में सोचते हो, आप म्यूजिक सुनते हो, आप बाखबर रहते हो, लोग आप
आपका सोशल एक्सपीरियंस बढ़ता हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका फन तरक्की करता रहेगा। अब दूसरी बात ये कि आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा है, जिन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा है। रवैया क्या मतलब, आप काम करते हैं तो काम के साथ साथ जो सोशियोलॉजी होती है, लोगों से मिलना जुलना, ये वो आपका कैसा है जी, उससे आपकी शख्सियत के बारे में तासुर फैलता है जी। अगर वो मुतासर हो गया तो आपका काम मुतासर हो जाएगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ 100%, लेकिन इसमें एक ये पॉइंट बनता है, उन्होंने 40-50 साल तो दिए होंगे इंडस्ट्री को, उस टाइम तक वो पीक पे काम कर रहे थे। कभी कभार ऐसा हो जाता है जो उन्होंने जो हुआ अपन की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन न्यू जनरेशन का इंडस्ट्री का फर्ज नहीं है, जो हो गया इतना बड़ा नाम है उनको गुमनाम की जिंदगी पे ना जाने दें। देखो यार, बिल्कुल फर्ज है, ये ना सिर्फ इंडस्ट्री का फर्ज हम है सबका, बल्कि हमारी सरकार का फर्ज है जी। कि उनको संभाल के रखे। यही वो मेरा कीमती हैं, कीमती। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप बेख्तियार हो जाते हैं। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आप इसको काम दो। काम आपको उसी प्रोसेस से मिलना है। प्रोसेस ये जरूर हो सकता है हुकूमत आपकी माली इमदाद कर दे, कुछ लोग आपसे जाके मिले और कुछ लोग आपका ख्याल रखें, ये अलग चीज़ है जी। लेकिन जो एक प्रोसेस चल रहा है ना, जो किसी भी इंडस्ट्री का होता है, जैसे मैंने बताया कि आपकी शख्सियत प्लस आपका काम, ये दोनों मिल के आपके बारे में एक तासुर बनाते हैं और वो तासुर आपके लिए काम हासिल करने का बाइस होता है। सही। ठीक है, तो इंडस्ट्री सब फर्ज तो सबका है जी। लेकिन अगर मैं किसी के बारे में अच्छी राय नहीं रखता तो मैं उसे क्यों काम पे रखूंगा। क्या बात है। ये एक जनरल सी बात कर रहा हूं मैं किसी एक को के लिए नहीं कह रहा। एक जनरली बात, मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग अच्छी राय रखते होंगे और बहुत सारे लोग बुरी राय रखते होंगे। तो जो बुरी राय रखते हैं वो मुझसे काम नहीं कराते। कि जब आप एक इंडस्ट्री में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और वो रखेंगे तो आप चलते रहेंगे, नहीं रखेंगे तो आपके साथ यही होगा। आपको सबसे ज्यादा बोलते ना यार, ये मुझे एक्टर मेरे साथ होना, काम करने को मुझे ऑफर मिले ना, मैं स्क्रिप्ट देखूंगा ना कुछ देखूंगा, यार मैं इसके साथ काम करूंगा। कोई है आपकी नज़र में ऐसा आर्टिस्ट, यार मेरे साथ इसको काम मिले मैं करूंगा? मेरे कुछ दोस्त हैं जी, जो थिएटर से मेरे दोस्त हैं जी। वो जब होते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखता अच्छा। काम लेते हुए, काम कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट देखूं। अच्छा, देखना काम क्या है, काम क्या मैं कर भी सकता हूं कि नहीं हूं, मेरे हैसियत से बड़ा काम तो नहीं है जी, या मेरी हैसियत से नीचे का काम तो नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे देखनी होती बुनियादी। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे एक एक्टर है सलीम महराज। ओए होए क्या एक्टर है, मेरे पक्के दोस्त हैं जी। तो उनके साथ कोई भी काम होता है मैं नहीं करता, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि फिर हम ये बनाएंगे, सही। जो चीज़ें इसमें मिसिंग है वो हम खुद क्रिएट करेंगे जी। और इसे कुछ ऐसी शक्ल दे देंगे। क्योंकि उनके साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि मेरी थॉट के आदमी हैं, हम एक ही तरह से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। तो मज़ा आता है, और जिस काम में मज़ा आता है, मैं एक्टिंग को एक खेल समझता हूँ, खेल समझते हैं, और मैं इस खेल को एंजॉय करता हूँ। तो जब एक्टिंग को आप खेल समझेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे तो आप किसी खिलाड़ी के साथ खेलें, फ़र्क तो नहीं पड़ता जी। और फिर आपकी पसंद का खिलाड़ी हो क्या तो बात फिर है, मज़ा ही आ जाता है। तो सलीम महराज हैं और भी बेशुमार लोग हैं जिनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। सीनियर्स भी हैं जी। मैं, ये तो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं इनके बारे में समझ इतनी बात कर रहा हूँ। जी। लेकिन बहुत सारे सीनियर्स हैं, जैसे इरफान खुसर साहब हैं, वो मेरे लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं और उनके साथ मैं काम करता हूँ तो मैं सिर्फ सुनता हूँ। जैसे कबीर खान साहब थे, ओए होए उनके साथ मैं बैठ जाता था, अगर मैं काम नहीं भी कर रहा होता था तो हम अगर एक सेट पे साथ होते तो मैं घंटों उनकी बातें सुनता रहता था। उन बातों से मुझे इल्म हासिल होता था इस एक्टिंग के बारे में, और उनसे ही मुझे ये बात पता चली कि आपका फन अलग है, आपकी शख्सियत अलग है, अलग है, दोनों और चीजें दोनों मिल के आप आर्टिस्ट बनेंगे। सही। अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे, पैसा बेशुमार दे दे, सही है सर, अल्लाह करे यार। इंशाल्लाह आप अपनी प्रोडक्शन पे बनाना चाहें, कौन सी ऐसी चीज बनाएंगे जो चीज बन नहीं रही, बोले यार ये मैं ये बनाऊंगा, वो कोई बनाए आज तक ना बनी ना बनाई किसी ने?
अल्लाह मुझे पैसा दे, इसकी तो दुआ मैं भी मांगता हूँ, जी, क्योंकि आमीन। मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन मेरी जरूरत है। मैं बहुत सारी ज़रूरियात ऐसी हैं पूरी जिनके लिए पैसों की ज़रूरत है। जी, पहली बात तो ये कि मैं प्रोडक्शन नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहते। नहीं बनाना चाहता। और दूसरी बात ये जी, कि जो प्रोडक्शंस बन रही है ना, जी सर। और जैसी बन रही हैं, जी सर। मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रोसेस है। जी, जैसे जैसे आपका मतलब सोसाइटी में मौजूद लोगों का इल्म तरक्की करेगा, जी सर। वैसे ही वैसे आपका ये हर फील्ड तरक्की करेगी, तो ये फील्ड भी तरक्की करेगी। जी सर। जो काम नहीं बन रहा जी। वो जरूर बनेगा। जी। मैंने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी पहले किसी और तरह की फिल्में बनती थी, हाँ, अब वो चेंज हो गई। फिर एक बिल्कुल दूसरी तरह की बिल्कुल फिल्में, change आजकल वो वेबसाइट पे चले गए, वेब सीरीज पे चले गए, OTT तो पे वो चले गए। एक और चीजें बनाने लगे। सही। तो वो ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड की चीजें देख रहे हैं हम। हाँ, ऐसा ही है। तो इसी तरह हम भी अगर काम करते रहें, जी। और कुछ काम मैंने भी ऐसे किए हैं जो कि हॉलीवुड से कम नहीं थे। अच्छा। बॉलीवुड तो दूर की बात है, वो हॉलीवुड से भी मतलब के बराबर के काम थे। उनमें से एक फिल्म है, अगर आपने देखी हो या अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर बताइए देखिएगा, कौन सी? आप उससे कुछ हासिल करेंगे। उसका नाम है लाल कबूतर। लाल कबूतर। जी, छोटा सा नौजवान था, अब तो खैर बड़ा हो गया है। 5 साल पहले बनी थी वो फिल्म। बाहर से पढ़ के आया था फिल्म मेकिंग, और पहली फिल्म बनाई थी। लेकिन उसे बाहर से पढ़ के आने में और पहली फिल्म बनाने में और लोग 10 साल का अरसा लगा था। 10 साल में उसने इस इंडस्ट्री को घोल के पिया था। क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन लोग हैं, वो सब नोट करता रहा, और जब उसे फिल्म बनाने का मौका मिला उसने वो फिल्म बनाई। और वो फिल्म दुनिया की 50 बेहतरीन फिल्मों में शुमार हुई, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी तो आप देखिएगा वो कितनी सादा फिल्म है, कराची की फिल्म है, कराची में बनी है। कितना बजट आया था उस टाइम, याद है कुछ? मैं बजट में तो जाहिर है मैं शामिल नहीं होता, लेकिन वो सस्ती फिल्म है, उसमें कोई स्टार कास्ट नहीं है। उसमें स्टार मैं मिलूंगा आपको, उसमें स्टार सलीम मिराज मिलेंगे। सर आप भी तो स्टार ही है, आप बोल रहे कोई स्टार शामिल नहीं, हमारे लिए तो नहीं, सुपर स्टार है। हम लोगों को कमर्शियल फिल्मों का जो है ना, कमर्शियल फिल्मों में कास्ट इसलिए नहीं करते, हमारा उस तरह का कमर्शियल नाम नहीं है। वजह रीजन क्या है, क्यों नहीं करते? कोई अच्छा इसमें रीजन उनकी वही क्या है। आंखें नहीं है देखने वाली? नहीं, दो बातें देखो कि हकीकत पे देखो बनी। यार, जी। बुनियादी तौर पे बात यह है, सच बताइए। आजकल जो फिल्में बनाते हैं ना, जी। आजकल जितनी फिल्में बन रही हैं, 2-1 को छोड़ के, जी, एक्टर खुद ही बनाते हैं, और वो खुद शामिल हो जाते हैं। और वो अपने ऊपर ही फिल्म बनाते जी। हैं, और उसमें वही कुछ दिखाना होता है जो उनको आता है। जितने हमारे एक्टर हैं ज्यादातर एक ही किस्म की एक्टिंग करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक वाहिद आप हैं, फैसल कुरैशी है, हर किरदार दे दो कर लेगा। ज्यादातर जो हमारे एक्टर हैं एक ही रेस पे चल रहे हैं, तो फिल्में भी उस तरह की बन रही है। वो नया एक्सपीरियंस क्यों नहीं डालते, कोई नई चीज बनाई जाए? यही मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे जैसे आपका सोसाइटी का इल्म तरक्की करेगा, वो भी आपका एक्सप्रेशन, सोसाइटी है उसका रिफ्लेक्शन है, हर चीज, फिल्म, ड्रामा, सब चीज आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। जितनी 2 नंबर आपकी सोसाइटी है इस वक्त, उस हिसाब से आपका आर्ट भी उतना ही 2 नंबर उस है। हिसाब से अपन सही जा रहे हैं, मतलब हम ये देखो। मैंने 2 लोगों को देखा। एक फिल्म थी लाल कबूतर, जी, अच्छा, वो जो है। ऑस्कर तक गई। जी, वो बंदा फिर यहाँ नहीं टिका, चला गया। मजबूरी उसने वो चला गया। अमेरिका चला गया। दूसरा एक फिल्म थी जॉन, उसमें सलीम मिराज मेन कैरेक्टर थे। अच्छा। अगर आपको मौका लगे तो आप वो मैं भी देखूंगा, देखिएगा, जरूर देखूंगा। वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ। आपको लगेगा कि ये हैं फिल्में यार, जो हमारी फिल्में हैं। जी, जी। तो वो बंदा भी बस एक फिल्म बनाई, उसके बाद। अच्छा, आपने शाह फिल्म देखी है? शाह देखी भी है, और शाह के डायरेक्टर के साथ अभी मैंने और सलीम ने दोनों ने काम भी किया। क्या फिल्म है सर, लेकिन मैं बोलता हूँ उसको पैजारी नहीं मिली, और मैं बोल रहा हूँ आंखों में, आप यकीन, अमेरिका में देखी थी वो फिल्म, या मैं आंखों में आंसू आए हैं कुछ, और उसको कुछ पे, और मैं यहाँ पे पूछता हूँ शाह देखी, कौन सी फिल्म है, वो ऐसे बोलते। अच्छा, उसमें भी कुछ बुनियादी चीज अच्छा। गड़बड़ हुई। क्या हुई? शाह बना रहे थे जो साहब, जी, दोस्त हैं हमारे, अच्छा, अच्छे हैं, अभी उनके साथ मैंने काम किया, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। जी। डायरेक्ट भी उन्होंने की, शाह का रोल भी खुद ही कर लिया। खुदा के लिए, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई फिल्म बना रहे हैं, उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक्टर देखें, खुद नहीं घुसे। हाँ, अगर स्किल हो तो आप किसी और डायरेक्टर के साथ अपनी एक्टिंग की वो जो खुरक है या जिसे कि ठरक है, उसे आप पूरा कर लें। जी, अपनी जो फिल्म सीरियसली बना रहे हैं ना,
अब वो शाह के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए किसी एक्टर की जरूरत थी ना, एक्टर उसको 4 चांद लगा देगा, छा जाएगा मतलब। अब एक आदमी डायरेक्ट कर रहा है, साथ वो लीड कैरेक्टर भी कर रहा है, कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा? इससे पहले मैंने एक फिल्म की मालिक, बहुत अच्छी फिल्म थी, सब कुछ था, चल ही नहीं। हुआ यही, डायरेक्टर साहब जो थे वही मालिक थे। वही मालिक। तो ऐसा आपके ख्याल से, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा क्यों करते हैं जब पता भी ऐसा होता है एक बंदा 2 काम नहीं कर सकता, ऐसा है, और कोई भी हो, तो वो क्यों घुसते हैं फिर इस चीज में? लीड कैरेक्टर के लिए उनके ख्याल में उनसे अच्छा एक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि फायदा उन्हें होना चाहिए, वो अपना फायदा देखते किसी और को नहीं। हैं। फिल्म का फायदा देखो ना, आप जिंदगी तख्लीक कर रहे हैं, जी आप जिंदगी खराब कर रहे हैं, जी, मैसेज दे रहे हो एक तरीके से आप लोगों को, सब अच्छा यही कर रहे हैं। जी। मंटो मैंने देखी, मंटो का कैरेक्टर जो डायरेक्टर साहब कर रहे हैं वही मंटो का कैरेक्टर भी कर रहे हैं, चाहे आपकी परसेप्शन अच्छा, हो। इंडिया में नहीं होता सर ऐसा? सर इंडिया में देखो, नहीं। आप इंडिया की तो बात करें नहीं, जी क्योंकि वहाँ पर एक इंडस्ट्री बहुत अरसे से डेवलप है, प्रोफेशनल है, सिनेमा है, लोग सिनेमा जाने की रिवायत है, पैसा इन्वॉल्व है, Involve है। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते फिल्म नाकाम होना। हमारे यहाँ पता ही नहीं होता इसके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मिलेंगे तो पैसे आए या ना आए, मैं तो हीरो बन जाऊँ ना यार, तो मैं तो नजरों में आ जाऊंगा। बस ऐसा ही है। सर आप नॉमिनेट भी हुए अवार्ड के लिए, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, मैं नॉमिनेट हुआ हुआ इस वक्त 10वें हम अवार्ड्स हो रहे हैं जी जो कि यूएसए में होंगे, ह्यूस्टन में। जी। तो उसमें एक कैरेक्टर के लिए मुझे भी अवार्ड से नवाजने के लिए नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। कौन से के लिए आपको नॉमिनेट किया है? एक ड्रामा भी पिछले दिनों चला था, उसका नाम था खुशबू में बसे ख़त। खुशबू में बसे खत। वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का ड्रामा था जी उसकी लिटरेरी वैल्यू अच्छी थी जी और उसमें कैरेक्टर्स थे। जी। तो उसमें एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के लिए मैं नॉमिनेट, शायर का कैरेक्टर था जी। लेकिन फटीचर शायर का जी। और 2 नंबर शायर का, तो इसलिए वो कैरेक्टर बहुत अच्छा हुआ। जो अवार्ड होते हैं, जो चैनल वाले, जैसे हम चैनल क्या बोल रहे हैं यूएसए, ये खुद लेके जाते हैं? जैसे आप नॉमिनेट हो तो आपको लेके जाएंगे क्या, अपने खर्चे पे जाना होगा? मेरा तो ख्याल है कि यार इन्होंने ये टिकट भी देंगे, अच्छा और वीज़ा भी लगवाएंगे, अच्छा, और फिर हमें लेके भी जाएंगे। लेके जाएंगे। अब शायद ये यूएसए का चांस है, अल्लाह ताला। अगर गोरों ने, अमरीकियों ने मुझे वीज़ा दे दिया तो मैं भी चला जाऊंगा। वीजा तो लग जाएगा आपका, अल्लाह ने इतना बड़ा नाम दिया है। वो देखते हैं, मेन ये चीज देखते हैं कि बंदा वापस आएगा या नहीं आएगा, बस। अगर वो सेटिस्फाई हो गए, वो कोई भी हो। आपकी नजर में टॉप 3 चैनल पाकिस्तान के कौन है जिसको आप समझते हैं ये पाकिस्तान के टॉप 3 चैनल और बेहतरीन ड्रामे दे रहे हैं? यार 3 ही चैनल्स जी। हैं, उनमें चौथा अब शामिल हो रहा जी। है, लेकिन 3 बुनियादी चैनल जी। हैं। एक जियो है, एयरवाई है, हम टीवी है। ये टॉप 3 पहले नंबर top पे 3 आप किसको रखेंगे? पहले नंबर जी। पे मेरा ख्याल है सबसे अच्छे ड्रामे इस वक्त एयरवाई पे चल रहे हैं। एयरवाई पे। दूसरे नंबर पे ड्रामे हम टीवी पे अच्छे चल रहे हैं, और जियो ने अपने आप को गिराया है। गिराया। वो थोड़े से ज़्यादा कमर्शियलिज्म की तरफ चले गए, बहुत ग्लैमर दिखाते हैं ग्लैमर अपने दिखाने ड्रामों में, रियलिज्म से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। दूर हो गए, एआरवाई ऐसी स्टोरीज पे काम कर रहा है जिसमें रियलिज्म ज़्यादा है। थोड़ा ज्यादा हो। हम टीवी भी ऐसे ड्रामा पे काम कर रहा है जिसका कंटेंट सोसाइटी से रिलेट करता है, तो जाहिर है उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। और टॉप 3 प्रोडक्शन? पहले नंबर पे मैं अगर किसी को इस वक्त प्रोडक्शंस में वो नंबर दूंगा तो वो है 7th स्काई, 7 इसका है, जो कि जियो के लिए प्रोडक्शंस बनाता है। सही। दूसरा है एमडी, जबरदस्त। मोमना दुरैद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। वो हम टीवी के लिए बनाता है। और तीसरे नंबर पे मैं दूंगा बिग बैंग को, बिग बैंग को, जो कि एयरवाई के लिए बनाते हैं। एयरवाई के लिए बनाते हैं। टॉप 3 एक्टर आपके लिए कौन है? टॉप 3 एक्टर? टॉप 3 यार पाकिस्तान के ये top 3। सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है मेरे लिए। मुझे कबीर खान साहब पागलों की हद तक पसंद थे, मैं उनका बहुत डायहार्ड फैन था। उनके हर कैरेक्टर को मैंने बहुत शुरू से देखा हुआ, स्टडी किया, उनको देख के मैं सीखता था। कबीर खान साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। नंबर 1 पे वो है? नंबर 1 पे वो हैं। नंबर 1 पे, क्या बात है। इसके अलावा और बेशुमार लोग हैं जो शायद बहुत सारे लोग अब हम में नहीं हैं, जी। लेकिन लिविंग लेजेंड्स में इरफान खुसर साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं। नंबर 2। और नंबर 3 पे जी।
मैं वैसे अपने ही आप को देते थोड़ा नहीं अपने आप को तो नहीं, मैं कभी अपने आप को मुझसे ही पूछा है तो मैं उन 3 का बताऊंगा ना जी। जो मेरी नज़र में है। जी तो तीसरे में मैं सलीम महराज को रखूंगा। वो इसलिए कि सलीम महराज का जो सफ़र है ना, उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और जो उसकी एक्टिंग के लिए एफर्ट्स हैं जी। उनसे मैं बहुत मुतासर हूँ। टॉप 3 एक्ट्रेस। टॉप 3 एक्ट्रेस, जी सर। ये मुश्किल सवाल है मेरे लिए। एक एक्ट्रेस है नादिया जमील, नॉइस, क्या बात कर मैं रही है उन्हें आपने बहुत सर। सेंसिटिव एक्टर समझता हूँ। जी वो मुझे बहुत एक्टिंग में मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ जी। कि वो एक्टर हो। नंबर 2 पे है लड़की एक, उसका नाम है सनिया शमशाद, सनिया शमशाद। क्योंकि वो भी बहुत डेडिकेशन से अपने काम को करती है पूरा एफर्ट देती है। और फुल टाइम और बहुत प्रोफेशनली करती है। और तीसरे नंबर पे हैं तो और भी बहुशुमार, बाकी नाराज़ ना हो, लेकिन मैंने एक लड़की के साथ काम किया, उसके काम से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उससे पहले मैं मुतासिर नहीं था, क्योंकि उससे पहले तक वो हीरोइन की तरह के रोल करती थी। अभी मैंने उसके साथ किया तो उसने कैरेक्टर रोल किया, और मुझे बहुत पसंद आया। उसका नाम है जुबाब राना। नई जनरेशन में किसी को देखते हैं आप, यार ये मुकाम बनाएगा, वो पाकिस्तान का सुपरस्टार बनेगा, जैसे कि आप कबीर खान को कहते हैं, कोई ऐसा आपको नजर आता है टैलेंट किसी में? एक्टर्स हो या एक्ट्रेस हो ना, एक का नाम ले, बहुत सारे लोग, एक का नाम ले ले जो आपको बोलते हैं दिल को, यार ये जाएगा टॉप पे। असल में होता ही है कि जो लोग टॉप पे आ रहे होते हैं ना, जिन्होंने जाना होता है, उनका शुरू में पता ही नहीं होता, हमें खुद भी नहीं पता होता, तो उनको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। नहीं, आपकी नज़र में मतलब होता है ना एक आइडिया, ये जा सकता है। हाँ, वो उनमें से अगर यंग टैलेंट की बात करूँ, एक आध का तो मुझे नाम भी नहीं पता। अच्छा। लेकिन मैं उसे देखा है मैंने, तो मैंने कहा यह कमाल की बात है, कमाल। लेकिन वो भी एक है, गुमनाम सा है। गुमनाम सा। दूसरा यंग एक्ट्रेस में से जो ये नापा में से लोग आते हैं ना, जो पास आउट हो के ताज़े फ्रेश, वो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। उनके काम में उनको इस बात का लिहाज होता है कि अदब किसका करना है, क्या ये चीज़ें हैं, इसमें रहन सहन है। उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अच्छा। आते हैं, हर साल आते हैं, हर साल एक्ट्रेस। और इसी तरह एक्ट्रेस हैं बहुत सारी नई आई होंगी जिन्हें मैं समझता हूँ, जिनको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन वो अपना अपना काम करेंगे। तो यंग एक्ट्रेस में मेरी एक गुजारिश है कि यार काम इसी तरह करते रहें। अगर आपने आगे जाना है ना, तो ये रास्ता कोई मैटर नहीं करता, आपको मुश्किलात आप उठाएं, भूखे जितना कष्ट उठाएंगे उतना ही आपको इस चीज से हासिल कर सकेंगे। आप ये बताना चाहेंगे पहला चेक कितने का था और मैक्सिमम आपने चेक कितने का उठाया? पहले चेक का बड़ा अच्छा सा वाकया है, वो मैं बताता हूं। हाँ जरूर सर, जरूर। मैं कुछ भी नहीं था जी, पीटीवी के चक्कर लगाता था, मैं अंदर नहीं घुस सके। थिएटर में करता था जी, थिएटर की बुरी हालत थी, वायलेंस के डेज थे कराची में, कोई थिएटर वेटर होता ही नहीं था, हम कर नहीं पाते। जितना थिएटर किया था हमने पहले किया था जी। किसी दोस्त ने बताया कि यार एक साहब आए जी, उनका नाम है गजनफर अली, उन्होंने पीटीवी लाहौर से करते थे, वहाँ से उन्होंने छोड़ा है जी, और अब यहाँ के कंपनी बनाई है, उसका नाम है कंबाइंड प्रोडक्शन। मैंने कहा ठीक है, कहाँ है वो? उन्होंने मुझे एड्रेस दे दिया, मैं बस में बैठ के सीधा उनके दफ्तर पहुँच गया। सही। मैंने कहा मैं एक्टिंग के लिए आया। उन्होंने कहा साहब से मिल लो। मैं दरवाज़ा खोला, टक अंदर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा सर मैं एक्टर हूँ, थिएटर वगैरह करता हूँ, प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बोलो, शुरू से ही आप में इतना कॉन्फिडेंट था? जैसे होता है शुरू से ही आपने माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको शुरू से कॉन्फिडेंट। बिल्कुल इसी तरह, मैं किसी के वास्ते से कभी भी कहीं पर भी नहीं है, ऐसे जैसे अभी बोल रहे हैं वैसे। हाँ बिल्कुल, उनसे भी इसी तरह बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्टर हूँ, मैं थिएटर पे काम करता हूँ, टेलीविज़न करना चाहता हूँ, क्योंकि थिएटर होता नहीं, और मुस्तकबिल में प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम्हें काम देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। घर आया, वापस आ गया, वहाँ से कॉल आ गई, वही तुम्हारे लिए रोल आया। सब इंस्पेक्टर का रोल था, वो किसी ड्रामे में कुछ हुआ था, उसकी तफ्तीश के लिए हीरोइन के पास पहुँचा है जी। बस उसमें खूबसूरत बात यह थी कि वो जो हीरोइन थी वो तलत हुसैन साहब की बेटी थी, तज़ीन हुसैन जी। उनसे मुझे तफ्तीश करनी थी। मेरे लिए मीडियम चेंज हुआ था, मैं थिएटर से पहली दफ़ा पहली बार टीवी पे आ रहे थे, टेलीविज़न पे आ रहा था। उस एटमॉस्फेयर से भी वो मैं यूज्ड टू नहीं था, तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था जी। और बहरहाल वो मैंने प्ले किया, जो कि मेरे ख्याल में मुझसे अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इनसे पैसे मांगने जाता हूँ। फिर मैं उनके दफ्तर पहुँचा, ठक दरवाज़ा खोला,
उन्होंने कहा कि जी मैंने सर वो मैंने काम किया था, उसके पैसे लेने आया था, वो पैसे नहीं होंगे तो मैं प्रोफेशनल एक्टर कैसे बनूँ। उन्होंने कहा उसके पास जाओ, खुर्शीद के पास। जो खुर्शीद साहब वो थे जो बाहर बैठे थे, उनके पीए जी, मैं उनके पास चला गया। इतनी देर में उन्होंने फ़ोन कर दिया था उसे, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि साहब ने बोला अब नहीं आना। ये पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, बहरहाल उन्होंने मुझसे कहा और वो मैं 500 रुपये लेके आ गया। वो मेरी पहली कमाई थी उसकी। फिर उसके बाद गज़नफ़र साहब मुझे मुस्तकिल काम देते रहे। उन्होंने अगली फ़िल्म बनाई ईद की, उसमें भी मुझे एक रोल दे दिया, वो भी मेरे हिसाब से था, उसमें भी मैंने उनके ख्याल से अच्छा काम किया। फिर अगली फिल्म बनाई, उसमें उन्होंने मुझे रुबीना अशरफ का हस्बैंड बना दिया। रुबीना अशरफ उस वक्त टॉप एक्ट्रेस थी, जो इस वक्त मायरा खान की वैल्यू है, उस वक्त शायद रुबीना अशरफ साहब। तो उनका हस्बैंड बना दिया। वो फिल्म बहुत अच्छी थी, उसका नाम था भंवर, और उसके मुझे 5000। भंवर तो मैंने भी देखी है। उसके बाद फिर उन्होंने जितना भी काम किया मुझे उस कंपनी से काम मिलता रहा। उसी कंपनी ने मुझे ये ऑफर दी थी कि अगर तेरे पास काम नहीं है तो पैसे ले जाएगा, काम दे के हम रिकवर कर लेंगे, वो आपसे निकलवा लेंगे। तो उसकी वजह से मैं जुड़ गया इस काम से। अगर मुझे उस वक्त ये सहारा नहीं मिलता तो आप शायद, तो फिर मैं शायद कुछ और काम की तरफ निकल जाता। फिर कोई साल 2 साल के बाद मुझे पीटीवी से भी कॉल आई। साहिरा काज़मी साहिबा ने एक ड्रामा बनाया, उन्होंने मुझे अच्छा सा रोल दिया। मैंने वो रोल तो बहुत ही अच्छा था। वो पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पे वो ड्रामा चलना था, 1 घंटे का, 8 बजे वाला। उसमें मुझे पैसे तो 3500 रुपये थे, क्योंकि पीटीवी का यही रेट था, लेकिन रोल बहुत अच्छा था। और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था वो सारे सुपरस्टार थे। काजी वाजिद साहब, बहरोज सब्जवारी साहब, महमूद अली साहब, और भी और महमूद अली, ये तो मुझे याद है सारे। हाईएस्ट पे आपको पे कितने का चेक मिला? हाईएस्ट यार वो जैसे आदमी को क्या मिलेगा। बहरहाल अगर तुम एक फिल्म का मुआवजा पूछोगे जी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जो अभी फिल्म कर रहा हूँ मुझे 1 मिलियन से ज़्यादा पैसे उससे हासिल होंगे। वेरी गुड। तो इसी तरह पैसे इंक्रीज, मैंने आपको बताया कि अगर आप टिके रहेंगे तो आपकी सलाहियतें बढ़ती रहेंगी तो पैसा आपके पास आएगा। आपने एक किरदार किया, वो मैंने पूरी सीरीज देखी आपका, राजू रॉकेट। जी जबरदस्त। और उसमें कौन था? दानिश तैमूर। जी। उस टाइम उसका कोई नाम नहीं था। राजू रॉकेट में बोलते ना यार, वो अपनी हकी, कुछ चीजें ऐसी होती है दिल को छूती हैं। वो मैंने पूरी सीरीज देखी आपकी। उस टाइम आपको पता था दानिश तैमूर आज का सुपरस्टार बनेगा? कुछ ऐसा आइडिया था आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं भी इतनी देर तक काम कर पाऊंगा और दानिश भी इतनी देर तक काम कर पाएगा और ये इस तरह का सुपरस्टार बनेगा। ये मुझे नहीं अंदाजा था। दानिश आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसके साथ जब भी काम किया मुझे, अब इसके बाद भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी 2-3 साल पहले भी एक सीरीज़ की जांबाज के नाम से, जिसमें वो डीएसपी था, वो अंधेरा उजाला का सीक्वल था। तो उसमें मैं नादिर हुसैन का कैरेक्टर कर रहा था, तो हमारी बहुत इंटरेक्शन थी। और दानिश के साथ मैंने कुछ टेलीफिल्में भी की हैं, वो भी बहुत मज़ेदार वाली एक्टिंग वाली टेलीफिल्में। दानिश को मैं पसंद करता हूँ। 2-3 लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री का सरमाया है हीरो मटेरियल्स में, जिसमें एक दानिश तैमूर है, वाकई दूसरा फिरोज खान है। हमारे ये हीरोज बनाए हैं, और भी बनेंगे और भी आएंगे। हाँ, जो बुड्ढे एक्टर हो गए हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अब कैरेक्टर रोल्स की तरफ आ जाना चाहिए ना यार। एक्टिंग को भी एक्सपीरियंस करें ना जी। सिर्फ मोहब्बत करना थोड़ी एक्टिंग होती है, मोहब्बत करना थोड़ी एक्टिंग है। क्या बात है, की तो जिंदगी है एक्टिंग यार, भरी पड़ी है। इसी बात पे कोई एक शेर सुना दे, कोई याद हो आपको जबरदस्त किस्म का? अभी सुना देते जी सर। वफा कैसी कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर संग दिल तेरा ही संग आस्था क्यों हो। क्या बात है। फास्ट ट्रैक पे जाएंगे, एंडिंग की तरफ हम जाएंगे। जी। सर, आपको एक नाम चुनना है, जल्द से जल्द चुनना है। नुमान एजाज, सबा कमर। सबा कमर। सबा कमर फैसल कुरैशी। सबा कमर। सबा कमर निमरा बुचा। सबा कमर। सबा कमर साजिद हसन। साजिद हसन। साजिद हसन सरवत जिलानी। सरवत गिलानी। सरवत गिलानी अदनान शाह टीपू। सरवत गिलानी।
सरवर गिलानी, यसरा रिजवी, यासरा रिजवी, यासरा रिजवी, दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। हाय हाय, आपने दिल की बात बोल दी सर। दानिश तैमूर को कश्ती में सवार कर लिया। दानिश तैमूर, कवी खान, इसका तो जवाब मुझे पता है। कवी खान। कवी खान, सैफी हसन। कवी खान। इससे आगे जाना ही बेकार है, मुझे पता है इससे आगे आप जाएंगे नहीं। इससे आगे कुछ है नहीं। हाँ, इससे आगे मुझे पता है आप जाएंगे भी नहीं। बहुत बड़े अदाकार, बड़े अदाकार। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। आपसे आखिरी में मैं ये पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी एडवाइस दें जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए। कोई भी एक, बोलते हैं ना एडवाइस, वो काम से नहीं हो, मतलब कोई भी चीज। मैंने अपनी जिंदगी में जी। 2 चीजें सीखी हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी, और मैंने जिंदगी को एक्सपीरियंस करके अब इस एज में मैंने सीखी हैं। जी। एक, जो करोगे वही भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे, जो अमल करोगे वही रद्द अमल होगा, मकाफात अमल है। सब्र करोगे, शुक्र करोगे, सब कुछ मिलेगा। शुक्र करना बहुत ज़रूरी है, ये आदमी के अंदर एक इत्मीनान पैदा करता है। शुक्र आदमी उस चीज़ का करता है जो उसे हासिल हो जाती है, जो उसके पास होती है, जो अल्लाह ताला ने उसे अता कर दी है। शुक्र अदा करो उस मालिक का, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच सर, जो बहुत बहुत शुक्रिया।